गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 करेंगे। डेट है 27 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। पिछली वर्कशीट में भी हमने किया था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या करना है। आज हम जानेंगे जो हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है। ठीक है, चुनाव प्रणाली के बारे में जानेंगे अपने देश में। आम चुनाव किसे कहते हैं, उपचुनाव किसे कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और हमारे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार की गई है उसके बारे में जानेंगे। और जो आरक्षण की व्यवस्था है निर्वाचन क्षेत्रों में, ठीक है, SC ST या फिर बाकी सब के लिए वो किस तरह की है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर हम करेंगे। चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। ठीक है, अगर बीच में अगर सरकार ना गिरे, अल्प बहुमत में ना आए तो क्या होता है, 5 साल के बाद होते हैं। ठीक है, हर 5 साल के बाद नियमित रूप से, हर 5 साल के बाद होते हैं नियमित रूप से। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे देश में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल, अगर पूछा जाए विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है तो भी उसका भी 5 साल होता है। ठीक है, लोकसभा पूरे देश की एक होती है, विधानसभा हर राज्यों की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, दिल्ली की अलग है, हरियाणा की विधानसभा अलग है। जहाँ विधानसभा क्या होता है, विधानसभा में जो होते हैं ना विधायक जो चुन के जाते हैं, MLA जो चुन के जाते हैं, MLA या जिन्हें विधायक बोलते हैं, वो कहाँ जाकर बैठते हैं, वो विधानसभा में जाकर बैठते हैं। और किसका चुनाव करते हैं, वो मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का, CM का चुनाव करते हैं। ठीक है, और जो MP होते हैं, MP जिन्हें हम सांसद बोलते हैं, MP या सांसद, वो किसके सदस्य होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के सदस्य। और ये किसका चुनाव करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर यानी PM यानी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। उसके बाद आम चुनाव किसे कहते हैं और उपचुनाव किसे कहते हैं। आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन, जब जैसे क्या पूरे देश में चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं पूरे देश में, जिस तरीके से वो चुनाव क्या होते हैं, सभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे देश में, कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं, 543। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, देश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 543। जब इन 543 जो लोकसभा सीटें हैं इन पर एक साथ सारी सीटों पर, ठीक है, या तो एक साथ एक ही दिन में या फिर अलग अलग कई चरणों में, जैसे आज लगभग 100 सीटों पर आज चुनाव हो गए, फिर 5 दिन बाद अगली 100 सीटों पर चुनाव हो गए, फिर 8 दिन बाद हो गए अगली 100 या 150 सीटों पर, जितना भी चुनाव आयोग को लगता है जितनी सीटों पर भी एक साथ चुनाव कराए वो उस जितने चरणों में कराए चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर एक सबकी जो काउंटिंग होती है वो एक साथ ही एक दिन में सबकी काउंटिंग होती है। जब इस तरह के चुनाव होते हैं उन्हें बोला जाता है आम चुनाव। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, आम चुनाव या फिर जनरल इलेक्शन। और उपचुनाव क्या होते हैं, मान लो जैसे जब किसी एक जो हमारी लोकसभा की सीट है या कोई भी एक जनप्रतिनिधि है, उस एक पर्टिकुलर सीट पे या तो इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए। जब कोई एक सीट खाली हो जाती है इस्तीफे के कारण या फिर मृत्यु के कारण, तो उस अकेली सीट पर जब चुनाव कराया जाता है तो उसे बोलते हैं उपचुनाव कराना। ठीक है, तो आम चुनाव जो होते हैं जनरली 5 साल के लिए होते हैं। उपचुनाव जो होते हैं जितना समय बचा है, मान लो 2 साल पहले आप चुनाव हुए, ठीक है, 2 साल पहले, इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। 2 साल पहले 2019 में हमारे यहाँ आम चुनाव हुए हैं, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे। अब क्या चल रहा है, 2022। अगर अब किसी एक लोकसभा सीट पर किसी सदस्य या तो कोई अपने इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, वो सीट खाली होगी। अब उस पर जो चुनाव कराए जाएंगे उस सीट पर वो कहलाएंगे उपचुनाव। अब वो कितने दिन के लिए होंगे, वो 2024 तक के लिए वो सदस्य चुना जाएगा केवल, यानी 2 साल के लिए। 3 साल का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है इस सीट का, अब वो केवल 2 साल के लिए, बचे हुए 2 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो उपचुनाव होते हैं वो बचे हुए समय के लिए होते हैं, जितना समय बचा है, ठीक है, 5 साल में से उस समय के लिए। और आम चुनाव पूरे 5 साल के लिए होते हैं। तो इनमें ये अंतर है। ठीक है, देख लेते हैं। आम चुनाव, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव जब होते हैं तो उसे कहते हैं आम चुनाव। उपचुनाव, जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं उपचुनाव। हमें यही बताया गया। ठीक है, मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है। अब है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र कौन से होते हैं, हमारे देश में
क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, प्रतिनिधित्व मतलब एक कोई क्षेत्र हो गया, एक लोकसभा क्षेत्र हो गया, यहाँ से जो चुनोगे वो एक लोग सभी लोग मिलकर शासन नहीं करते, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं। मान लो 10 लाख जो मतदाता हैं उन पर 10 लाख मतदाता पर जनरली एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जिसे एमपी बोलते हैं। ठीक है, वो एमपी हमारा प्रतिनिधित्व करता है संसद के अंदर। जो एमपी हमने चुन के भेजा है वो हमारा प्रतिनिधि हो गया। ठीक है, तो जो संसद के अंदर वो हमारा प्रतिनिधि बनकर, यानी जनता के प्रतिनिधि बनकर हमारी बात कहेगा, संसद में रखेगा। तो यही होता है प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली। ठीक है, चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? चुनाव के उद्देश्य से बांटे गए जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, मैंने आपको बता दिया। यानी उस क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं, बहुत सारे मतदाता, 10 लाख मतदाता लगभग, एक प्रतिनिधि मतलब एक एमपी का चुनाव करते हैं, यानी एक सांसद का चुनाव करते हैं, जो कहाँ पर बैठता है? जो संसद में बैठता है, हमारी पार्लियामेंट में बैठता है, जहाँ पर वो सब लोग मिलकर, जो 543 सदस्य हैं संसद के, वो मिलकर एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। वहाँ पर हमारे देश की नीतियाँ बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं। और जो हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, ये क्षेत्र की समस्याओं को रखता है कि यहाँ पर सड़क की ज़रूरत है, यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, या इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सब जो है हमारी तरफ से हमारी बात कौन रखेगा? जो प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजा है संसद में, वो। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। यानी जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उनकी, उसमें क्या होता है? सबका वोट, चाहे वोट किसी गरीब का है, चाहे किसी अरबपति का है, चाहे किसी खरबपति का है, चाहे किसी महिला का है, पुरुष का है, किसी का भी है, सबका जो सबकी वैल्यू समान होती है। ठीक है, एक वोट है तो सबका एक ही वोट है, उसकी इक्वल वैल्यू है। ठीक है, यही कारण है कि संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है। यानी हमारे संविधान में एक जो ये निर्वाचन क्षेत्र जो बांटे गए हैं, जो देश को बांटा गया है निर्वाचन क्षेत्रों में, किस बेस पर बांटा गया है? मतदाताओं की संख्या के आधार पर। और प्रत्येक मतदाता क्षेत्र में लगभग एक समान संख्या होती है मतदाताओं की। ठीक है, मैंने बताया अगर यहाँ 10 लाख मतदाता हैं तो यहाँ भी लगभग 10 लाख 10 लाख 10 लाख सब पे लगभग, हो सकता है 9.5 लाख हो जाएं, कहीं हो सकता है कहीं पर 10.5 लाख हो जाएं, 11 लाख हो जाएं, लेकिन रहेंगे 10 लाख के अराउंड ही। ठीक है, लगभग संख्या जो है एक समान रहती है। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। अब देखेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया देश में कितने कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 543, यानी 543 जो संसद सदस्य होते हैं, जो एमपी होते हैं हमारे देश में, कितने होते हैं? टोटल 543 होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। ठीक है, यही सॉरी जो संसद के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, जो लोकसभा क्षेत्रों से सदस्य चुने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है, या एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद सदस्य। ठीक है, उसके बाद है विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, विधानसभा चुनाव किस कहाँ होते हैं? राज्यों के लिए होते हैं, जो जहाँ पर क्या होता है? मुख्यमंत्री बैठता है विधानसभा के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जो यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। मान लो जैसे एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब एक एमपी का क्षेत्र है। ठीक है, इस एमपी के क्षेत्र में कई सारे विधायकों के क्षेत्र आएंगे। ठीक है, जनरली 4 या 5 या 6 इतने विधायक एक जो संसद सदस्य होता है, जो सांसद होता है, उसके क्षेत्र के अंदर जनरली 5 या 6 या 4 विधायक को आते हैं। ठीक है, यानी सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है, विधायक का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, एक सांसद के क्षेत्र में कई सारे विधायक चुने जाते हैं, यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद है पंचायत या नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के सदस्य का चुनाव होता है। ठीक, ये इसी बात होगी जो गाँवों में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जो प्रधान के चुनाव होते हैं। ठीक है, ये जो शहरों में नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव हो गए, नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो गए, या नगर निगम मेयर के चुनाव हो गए। ठीक है, निगम पार्षद के चुनाव हो गए, इन सबको क्या बोला जाता है? इनके लिए भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्य जो है प्रत्येक वार्ड से चुनकर जाते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है।
उसके बाद क्या है, कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र सांसद या विधायक की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इन निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कह देते हैं, हम सीट कह देते हैं। ठीक है, यानी इस सीट से कौन विधायक बना, आपकी सीट से कौन एमपी बना, इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों को सीट कह दिया जाता है। सीट को कह दिया जाता है क्योंकि यहाँ से जो हमारे क्षेत्र का संसद है, जो विधायक है, वो एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है सांसद या विधानसभा के अंदर। अब है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ये क्या होते हैं, कुछ कमज़ोर वर्ग लोकसभा या राज्य की विधानसभा में नहीं पहुंच पाते, उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने या जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा तथा संपर्क नहीं हो सकते। जो प्रभावशाली साधन संपन्न हैं उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यदि ऐसा होता तो हमारी संसद या विधानसभा में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की आवाज़ नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब यह, मान लो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है, उनके पास इतने साधन संसाधन नहीं हो पाते। अगर इनके लिए सीटें रिजर्व ना की जाएं, सीटें आरक्षित न की जाएं, तो क्या होगा, सभी जगह सभी सीटों पर कौन लड़ेंगे, फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास साधन संसाधन है। तो ये जो समुदाय हैं इनका प्रतिनिधित्व जो है हमारी संसद या विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इनके पास एक तो पैसा कम है, साधन संसाधन कम है, शिक्षा भी कम है, तो ये मतलब इनके जीतने के चांस कम रहेंगे। तो इसीलिए इन सब ऐसे सब जो गरीब तबके हैं उनको इक्वल प्रतिनिधित्व देने के लिए, समान प्रतिनिधित्व देने के लिए इनकी सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। ठीक है, कुछ सीटें बता दी जाएंगी, इतने % सीटों पर केवल इसी समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र सॉरी। इसमें फिर उसके बाद क्या है, इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति मतलब होता है SC, और अनुसूचित जनजाति यानी ST। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 84 तो SC के लिए हैं, ठीक है, और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी 47 सीटें किसके लिए हैं, ST के लिए हैं, वो आरक्षित हैं। ठीक है, 543 टोटल सीटें हैं हमारे देश में लोकसभा में। 543 में से 84 सीटों पर तो केवल SC कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं और 47 सीटों पर केवल ST कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है इन दोनों के लिए इतनी सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, ये कब तक का आंकड़ा है, ये 1 सितंबर 2019 तक का आंकड़ा है इतना। यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। ठीक है, यह संख्या किस हिसाब पर से निर्धारित की गई है, यानी जितनी उनकी कुल आबादी है, हमारी जो टोटल देश की आबादी में जितनी उनकी कुल आबादी है उसके अकॉर्डिंग ये संख्या निर्धारित की गई है, उतने %। कई राज्यों में ग्रामीण पंचायत तथा शहरी नगर पालिकाओं में, स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। ठीक है, देखिए अन्य पिछड़ा सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो उसके लिए सॉरी अगर बीच में खांसी आ जाती है तो। अन्य पिछड़ा मतलब OBC, अदर बैकवर्ड कैटेगरी। OBC के लिए देखो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में तो सीटें आरक्षित है नहीं। कहाँ पर है, नगर ग्राम पंचायत, जो प्रधान वाले चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत, या फिर जो शहरी निकायों के चुनाव होते हैं, नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव होते हैं, इसमें OBC के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। कई सारे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी, फीमेल के लिए भी, महिलाओं के लिए भी जो है सीटें आरक्षित की गई हैं। किसमें, ग्राम पंचायत के चुनाव में और नगर पालिकाओं के चुनाव में। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए इन्हीं में आरक्षित की गई हैं, यही बताया गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, इसी तरह ग्रामीण और शहरी निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कितनी, 1/3, 1/3 सीटें। ठीक है, किसके लिए हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। कहाँ पर, ग्रामीण और शहरी निकायों में, लोकसभा और विधानसभा में नहीं। जो गांव के प्रधान वाले चुनाव होते हैं, सरपंच वाले चुनाव होते हैं उसमें, और शहर में नगर पालिका या फिर नगर निगम या फिर जो है नगर पंचायत वाले चुनाव होते हैं, उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट में सब बताया गया था। अब इसके क्वेश्चन दिए, उन क्वेश्चन को एक बार हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा दिया है वर्कशीट में। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, डायरेक्ट आंसर देखने की कोशिश कर रहा हो, एक बार ज़रूर जाकर देख ले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू में मैंने आम चुनाव और उपचुनाव को बहुत अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर।
सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे से अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। जबकि जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र में चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है। इसका आंसर हम लिखेंगे सांसद और विधायक में अंतर। इस तरीके से हम हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे देश की संसद के लिए लोकसभा क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को सांसद कहते हैं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुने गए सदस्यों को विधायक कहते हैं। ठीक है, मैंने बहुत स्पष्ट आंसर इनका अंतर लिखा है, जो एकदम परफेक्ट आंसर है। आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या लोकसभा राज्य चुनावों में महिलाओं को आरक्षण है। नहीं, मैंने आपको अभी समझाया था जब हम वर्कशीट पढ़ रहे थे, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं है। जबकि किसमें है, जो मतलब जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या फिर नगर निगम के चुनाव होते हैं, शहरी निकाय के चुनाव होते हैं, उसमें तो आरक्षण है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण अभी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, लोकसभा और राज्य चुनावों में महिलाओं को आरक्षण नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो हम बताएंगे निर्वाचन क्षेत्र होते क्या है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, इन्हीं क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए हमारे संविधान में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की लगभग एक समान संख्या की व्यवस्था की गई है। हमसे ये पूछ रहा था, आप इस वाली लाइन को क्या करोगे, इसी तरीके से अंडरलाइन कर दोगे जैसे मैंने की हुई है। ठीक है, क्या हमारे संविधान में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की लगभग एक समान संख्या की व्यवस्था की गई है, हमसे यही पूछा गया था। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन ही दिए गए थे, इन्हीं के साथ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।